किलियन हॉफर ने फिर सोचा। उसे हाल ही में अपने मातहतों को दिया गया काम याद आया। ज्यादातर लोग व्यस्त थे, जबकि उसके कुछ नौकरों के पास अभी कोई काम नहीं था। खुफिया जानकारी के अनुसार बच्चा हाल ही में जागा है। कोई भी अनुभवी लेवल एक जादूगर उसे आसानी से मार सकता है। ये सोचते ही उसके होंठ ऊपर उठ गए। ये अनुमान सही था, इसलिए उसने तुरंत निर्णय लिया। वो इमारत के अंदर अपने केबिन की ओर चल पड़ा। चरमराहट की आवाज से दरवाजा खुलता है। कमरा सचमुच अंधेरा था, हालांकि अभी दिन का समय था। अंदर कदम रखते ही उसने कमरा बंद कर दिया और रोशनी का मंत्र पढ़ा। कमरे का लैंप लाल रोशनी से जगमगा उठा और पूरा कमरा चमकीले लाल रंग से प्रकाशित हो गया। हर जादूगर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी मंत्र। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अच्छे मन नियंत्रण और मंत्र निर्माण तकनीक में निपुणता आवश्यक है। किलियन अपनी सीट के पीछे बैठा और संचार रून को सक्रिय कर दिया। नवीनतम संचार तकनीक से कॉल करने के बजाय उसने रूनिक का इस्तेमाल किया। यह जादुई रूनिक संचार बहुत ही परिष्कृत है। यह भले ही पुराना हो, लेकिन संचार का सबसे सुरक्षित तरीका है। इस पुराने रूनिक संचार में हैकिंग का कोई तरीका नहीं है। रून हरे प्रकाश से जगमगा उठा तथा एक वृद्ध व्यक्ति की छाया छवि रून चक्र के ऊपर मंडरा रही थी। गुरुजी, क्या आदेश है? बूढ़े व्यक्ति ने हल्का सा झुककर उम्मीद से पूछा। उसे कोई महत्वपूर्ण मिशन पूरा किए हुए बहुत समय हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसे हाल ही में जो मिशन मिल रहे थे वे सभी एक स्टार मिशन के थे। अभी मास्टर किलियन का फोन आ रहा है। वो 5 स्टार मिशन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। अपने नौकर को देखकर किलियन बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, इसे जल्द से जल्द पूरा करो। किलियन, गोलमोल बात मत करो, उसने सीधे सीधे कहा। फिर उसने मिशन का ब्यौरा समझाया। समझाने के बाद उन्होंने आगे कहा, मार्कस, मुझे पता है कि इस काम को शायद 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ये मेरे लिए वाकई बहुत जरूरी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अच्छी तरह से करें। अगर आप चाहें तो दूसरों से मदद मांग सकते हैं। 9 दी वैम्पायर डायरी सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो बूढ़ा आदमी मार्कस एगर था, लेवल 1 का चाकूबाज। अपनी सीमित प्रतिभा के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका। अंततः वो दुष्ट तत्वों के साथ जुड़ गया और अपना जीवन संदिग्ध गतिविधियों में बिताने लगा। अपने जीवन के दौरान वो एक संदिग्ध क्लब से दूसरे संदिग्ध क्लब में जाते रहे और अंततः पॉइजन डैगर में पहुंच गए, जहां उन्होंने किलियन हॉफर की टीम के अधीन काम किया। अभी गुरु की बातें सुनते ही उसने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, मैं ये काम जल्द से जल्द पूरा करूंगा। काम के बारे में जानने के बाद असफलता का ख्याल उसके मन में नहीं आया। ये तो बस एक स्कूली बच्चे को मारने का काम है, वो इसे अपनी मर्जी से कर सकता है। किलियन हॉफर ने सिर हिलाया और बातचीत खत्म कर दी। उसे मिशन की असफलता की चिंता नहीं है। स्कूली बच्चों के उलट ये दुष्ट जादूगर क्रूर और चालाक थे। उसे भी नहीं पता कि लेवल 1 की सीमा पर रहते हुए मार्कस ने कितने लोगों की जान ले ली थी। इसलिए वो मिशन को लेकर निश्चिंत है। दूसरी ओर मार्कस एगर बहुत खुश था। उसका बूढ़ा शरीर उत्साह से कांप रहा था। गुरु ने मुझे एक मिशन सौंपा है। भले ही ये एक छोटा सा काम है, पर मेरे लिए काफी है। उसने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वो तुरंत चलना चाहता है, पर अचानक उसने खुद को रोक लिया। उसे गुरु की सलाह याद आ गई। जाहिर है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूढ़े मार्कस ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर ये एक टीम मिशन है तो इनाम बांटने ही होंगे। वो ऐसा करने वाला कोई मूर्ख नहीं है, और खास बात यह है कि मिशन इतना आसान है। फिर उसने एक योजना बनाई, क्योंकि उसने अपने गुरु से उस बच्चे के बारे में पहले ही सब कुछ सुन लिया था। उसने स्कूल से घर लौटते समय विंसेंट नाम के उस बच्चे को मार डालने का फैसला किया। बूढ़े मार्कस ने कोई योजना नहीं बनाई थी।
उसका जादुई चाकू हत्या के लिए बना एक उपयुक्त हथियार है। उसे बस बच्चे के पास जाकर उसे मार डालना है। जब वो मन ही मन उस स्थिति की कल्पना करता है तो उसके मन में एक निर्दयी चमक कौंध जाती है। आज उसके लिए एक भाग्यशाली दिन है। अब से वो मास्टर किलियन की जांग को जोर से गले लगाने की योजना बना रहा है। तभी उसे भविष्य में सफलता की कोई उम्मीद दिखाई देगी। इसके लिए वो उस बच्चे को चाकू से कई टुकड़ों में काट डालेगा। ये सोचते हुए उसके हाथ में एक जादुई चाकू प्रकट हुआ। इस पर जवानी का खून कब का लगा है। चाकू को धीरे से देखते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया। एमसी के नजरिए से लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल। कक्षाएं 1 घंटे में खत्म होने वाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। कक्षा अदो। मैंने आज बाकी सभी को मार डालने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा करने का सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि सबको एक साथ मार डाला जाए। अगर मैं कक्षा A1 के सबसे निचले रैंक वालों को एक एक करके मार दूं, तो मैं अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ सकता हूं जो बहुत खतरनाक है। मेरा मन मुझे उन्हें न मारने को कह रहा है। मेरी कोशिशें किसी झींगे को मारने के लायक नहीं है, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। वो मुझे उन लोगों को मार डालने को कह रहा है जो मेरे खिलाफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई झींगा है या बेजोड़ विशेषज्ञ। मेरा दिल हर उस इंसान को कुचल देना चाहता है जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। मुझे ऐसा करने की इच्छा हुई तो मैंने खुद पर काबू पाया, क्योंकि अभी ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। भविष्य में उन्हें मारने का कोई न कोई मौका जरूर मिलेगा। भविष्य की बात करते हुए मेरी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। राक्षस शिकार यात्रा से बेहतर मौका और क्या हो सकता था। मेरे होंठ थोड़े मुड़ गए। मैं मिस रिवर्स पर अपनी उम्मीदें नहीं टिका सकता। एक मिडिल ग्रेड जीनियस होने के नाते मुझे कुछ करना होगा। माफ कीजिए, हमें कुछ करना होगा। मैंने मोटे लुकास पर एक नजर डाली। मैं उसे लगभग भूल ही गया था। कक्षा A1 के सभी बच्चों ने मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप से अनुभव प्राप्त किया, लेकिन मुझमें और फैटी में भी उनसे कम प्रतिभा नहीं है। फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अचानक मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया। यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन वाजिब भी। मैं मोटे की तरफ मुड़ा और पूछा, लुकास, क्या तुम मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप पर जाना चाहोगे? मैंने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। लुकास, जो अपने एक और सहपाठी से बात कर रहा था, उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत विंसेंट की तरफ आश्चर्य से देखा। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि विंसेंट ने जरूर कुछ सोचा होगा। फैटी लुकास ने अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, विंसेंट, क्या तुम कुछ योजना बनाने जा रहे हो? वो उसकी योजना सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उसके चेहरे पर हंसी। मेरी तरह उसे भी राक्षस शिकार यात्रा की इच्छा है। फैटी की मदद से मुझे यकीन है कि मेरी योजना सफल होगी। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। भारतीय पोशाक के रुझान 2025 हर अवसर के लिए फैशन गाइड। जाने कि 2025 में किराए के मकान क्यों एक स्मार्ट विकल्प है। फिर मैंने अपने आसपास देखा। सबको देखकर मेरी भौहें तंग गई। मैं अभी उसे नहीं बता सकती क्योंकि कक्षाएं चल रही हैं। इसलिए अपनी योजना बताना संभव नहीं है। कौन जाने, कहीं कोई उसकी योजना कक्षा A1 के बच्चों को बता न दे। अगर मेरी योजना उजागर हो गई तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कक्षा के बाद इस बारे में बात करूंगा। फैटी लुकास मुस्कुराया। वो बेवकूफ नहीं है। वो विंसेंट की झिझक समझता है। यहां कुछ छात्र कक्षा A1 के छात्रों से जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने विंसेंट की बातें सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। उसने तुरंत जवाब में अंगूठा ऊपर कर दिया। समय आगे बढ़ता है। 1 घंटे बाद कक्षाएं खत्म हो गई। मैंने फैटी का कंधा थपथपाया और उसे मेरे पीछे आने को कहा। क्लास से निकलकर मैं उसके साथ लिफ्ट की तरफ भागा। मैं मिस रिवर्स की राय जानने की सोच रहा हूं।
मैं जानना चाहता हूं कि उनके मन में क्या है। यदि उसकी योजना मेरी योजना से बेहतर है तो मैं अपनी योजना का खुलासा नहीं करूंगा। ये देखकर कि विंसेंट लिफ्ट की ओर तेजी से जा रहा है, लुकास कोई सवाल नहीं उठाता और आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे चलता है। कक्षा से बाहर निकल रहे छात्र ही उन दोनों को देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके पास जाकर कुछ पूछने नहीं आया। ए ब्लॉक डिवीजन से बाहर निकलकर हम स्टाफ ब्लॉक की ओर चल पड़े। मुझे उम्मीद है कि स्कूल से निकलने से पहले मैं सुश्री रिवर्स से मिल पाऊंगा। कई कर्मचारी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हम तुरंत दूसरी मंजिल पर पहुंचे। कुछ मिनट बाद हम उसके केबिन के सामने खड़े थे। दरवाजे पर एक नाम पट्टिका लगी है जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है सुश्री एड्रियाना रिवर्स, ए 2 कक्षा अध्यापिका। दरवाजा चालू देखकर मुझे पता चल गया कि वो अपने केबिन में है। फिर मैंने दरवाजे का बटन दबाकर उसे हमारे आने का संकेत दिया। अगले ही पल चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। मैंने फैटी की ओर देखा और उसे इशारा किया कि वो मेरे पीछे अंदर आ जाए। अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि मिस रिवर्स हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते क्लास टीचर। फैटी लुकास ने भी घबराहट में उसका स्वागत किया। सुश्री रिवर्स इस समय इन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित है। वो उन्हें बैठने का इशारा करती है और पूछती है, क्या हुआ? मुझे मत बताना कि ये फिर से क्लास A1 है। क्लास A1 के बारे में सोचते हुए उसने अपनी भौहें उठाई और फिर पूछा, क्या अब उनमें से किसी ने कोई परेशानी खड़ी की? उसका सवाल सुनकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। पिछली बार उसने मुझे लियाम से बचाया था। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, क्लास टीचर, बात उन लोगों की नहीं है। मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। एमसी परिप्रेक्ष्य से विंसेंट की बातें सुनकर सुश्री एड्रियाना रिवर्स का चेहरा गंभीर हो गया। अगर क्लास A1 की परेशानी न होती तो क्या होता? एक पल के लिए उनके मन में सवाल उठा। फिर वो विंसेंट को इशारा करते हुए कहता है, वो जानना चाहती है कि उसकी कक्षा के ये 2 प्रतिभाशाली जादूगर क्या कर रहे हैं। क्लास टीचर, मैं चाहता हूं कि यह राक्षस शिकार यात्रा हकीकत में घटित हो। कक्षा A1 के उलट हम दोनों को अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद भ्रमण पर जाने का मौका नहीं मिला, मैंने निराशा से कहा। फैटी लुकास उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने विंसेंट से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उसे अच्छा लगा। दोनों ही क्लास A1 के जादूगरों से कम नहीं है। वो तो कुछ निचली श्रेणी के जादूगरों को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे सकता है और उनसे जीत भी सकता है। सुश्री एड्रियाना रिवर्स ने उनकी बातें गंभीरता से सुनी। उन्हें इन दोनों पर दया आ गई। जादू की प्रतिभा होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया नहीं कराए। एक पल के लिए उसका मूड थोड़ा उदास हो गया। फिर उसने विंसेंट की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों की स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जायज शिकायतें हैं। मैं तो बस एक सामान्य स्टाफ सदस्य हूं। मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद उसने एक बात सोची और आगे कहा, इस मामले में तो सिर्फ हेडमास्टर ही आपकी मदद कर सकते हैं। कक्षा A1 में 2 और सीटें जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है, यानी हर कक्षा में सिर्फ 30 जादूगर ही पढ़ सकते हैं। फिर भी इसीलिए तो मैं हैरान हूं। तुम दोनों में कमाल की प्रतिभा है और तुम्हारी जादुई शक्तियां भी खास है। एक तो वर्जित है और दूसरा शारीरिक बनावट में थोड़ा अलग है। हेडमास्टर के पास तुम्हारे संसाधनों को नकारने का कोई कारण नहीं है। उसने कुछ उलझन में कहा और फिर बोली, ये अफसोस की बात है। इस समय पता नहीं लुकास को क्या हुआ, पर उसने बातचीत बीच में ही रोकते हुए कहा, क्लास टीचर, आप हमारी तरफ से हेडमास्टर से बात क्यों नहीं करते? ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोटा आदमी ऐसी बात कहेगा। अंदर ही अंदर ये जाहिर करता है कि वो भी पहली कक्षा में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका खुशमिजाज व्यक्तित्व उसकी सारी चिंताएं छिपाए हुए है।
लुकास के अचानक बीच में बोलने से मिस रिवर्स स्तब्ध रह गई, लेकिन उसका सवाल सुनकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक जादूगर और शिक्षिका होने के नाते उन्हें इन दोनों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन इस स्कूल में वो शक्तिहीन है। उन्होंने इस जादू स्कूल में सिर्फ संसाधनों के लिए दाखिला लिया था। इसके अलावा जब असली मुद्दों की बात आती है तो उसके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए तरजीही नीति को ही लीजिए। ये स्कूल नीति विशेष रूप से कक्षा 1 के जादूगरों के लिए बनाई गई है। वो सालों से अन्य रैंक क्लास के लिए भी मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप शुरू करने की कोशिश कर रही थी। लंबे समय के बाद आखिरकार उन्हें कुछ उम्मीद दिखी। लुकास ब्रैड की उम्मीद भरी आंखों में देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हेडमास्टर से किसी ने ये सवाल नहीं पूछे? जब बात तुम दोनों के कक्षा 1 में पढ़ने की आती है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। हेडमास्टर ने जवाब दिया, ये बस एक अस्थायी तबादला है। जल्द ही तुम दोनों कक्षा 1 में पढ़ोगे, लेकिन कौन जाने कब। शीर्ष 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स जिन्हें हर डीडी प्लस महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिलचस्प? मैंने बुदबुदाया। हेडमास्टर ने भी मुझे यही जवाब दिया जब मैं कक्षा के पहले दिन उनसे मिला था। चाहे ये पहले से तय हो या कोई वास्तविक स्थिति, मेरे मन में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा में छात्रों की संख्या को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है। अगर मध्यम श्रेणी के प्रतिभाशाली छात्रों की संख्या ज्यादा है तो उन्हें कक्षा 1 में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये हेडमास्टर वाकई जिद्दी है। जितना ज्यादा मैं उनके बारे में सुनता हूं, उनके बारे में मेरी धारणा और भी खराब होती जाती है। मिस रिवर्स के शब्दों और हाव भाव को देखकर, हालांकि उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, मैं साफ देख सकता हूं कि हेडमास्टर कॉलिंस के बारे में उनकी भी कोई अच्छी धारणा नहीं थी। कैसा आदमी है? तभी अचानक मेरा ध्यान मौजूदा चर्चा पर आ गया। खांसी, मैंने खांसते हुए कहा। कक्षा अध्यापक, कक्षा 1 में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है राक्षस शिकार यात्रा। फिलहाल हमारे लिए जरूरी है राक्षस शिकार यात्रा, वरना हम बाकी छात्रों से पिछड़ जाएंगे। सुश्री रिवर्स को एहसास हुआ कि विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो। मुझे विश्वास है कि प्रधानाध्यापक तुम दोनों का नाम अगले बैच में जोड़ देंगे। तब तक उम्मीद मत खोना, मन लगाकर अभ्यास करो। फिर उसने आगे कहा, और राक्षस शिकार यात्रा पर वापस आते हुए मैं स्कूल प्रबंधन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने अपने कुछ साथियों से पहले ही बात कर ली है। हम इस बारे में प्रधानाध्यापक से मिलकर चर्चा करेंगे। ये सुनकर हम दोनों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। फैटी लुकास भी उत्साहित हो गया और बोला, अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि वे हमें यात्रा के लिए मना करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। फैटी की बातें सुनकर मिस रिवर्स हंस पड़ी। लुकास ब्रैड ऐसे बोल रहा है जैसे मामला यूं ही सुलझ गया हो। उसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं है। अगर सब मिलकर मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप की मांग भी करें तो भी प्रबंधन आसानी से इस पर आंख मूंद सकता है। लेकिन वे उन्हें मनाने के लिए अपनी तरफ से एक अहम बात पर दाव लगा रहे हैं। ये वाकई बहुत अच्छा कदम है। अगर वे अकेले में पूछेंगे तो हेडमास्टर उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनेंगे। अगर वे एक साथ खड़े होकर न्याय की मांग करेंगे तो उच्च स्तर के प्रबंधन को भी कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। अचानक फैटी लुकास ने उत्तर दिया, कक्षा अध्यापक, विंसेंट के पास राक्षस शिकार यात्रा के बारे में कुछ विचार है। सुश्री रिवर्स ने आंखें सिकोड़कर विंसेंट कैरी की ओर देखा और जवाब की उम्मीद की। तुम यहां मुझे अपने विचार बताने आए हो। उसने सोचा था कि ये दोनों अपनी चिंताएं बताने आए हैं, लेकिन अभी तो वो सचमुच हैरान है। आखिर उनके दिमाग में क्या विचार आया होगा? अगर वे कोई योजना बनाने के लिए कई बार दिमाग खपाएं, तो भी उन्हें सफलता की बहुत कम उम्मीद है। लेकिन विंसेंट के गंभीर चेहरे को देखकर वो उसके आइडिया के बारे में जानना चाहती है।
खैर, उसे कुछ मिनट बर्बाद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विंसेंट की ओर देखकर उसने पूछा, विंसेंट, तुम्हारे पास क्या विचार है? मैंने एक पल फैटी लुकास को देखा और फिर मिस रिवर्स की ओर मुड़ा। मैंने जवाब दिया, मैं येलो रिवर अकादमी के एक एल्डर से मदद मांगने की योजना बना रहा हूं और लुकास मैरियन फूड चेन से भी मदद मांगेगा। लुकास हक्का बक्का रह गया। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने मन ही मन सोचा, विंसेंट ने अभी जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों ताकतें स्कूल पर दबाव डालेंगी तो स्कूल प्रबंधन के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इस सरल योजना को समझते हुए लुकास मुस्कुराया और एक बार फिर उसने इस शानदार विचार के लिए अंगूठा उठाया। येलो रिवर अकादमी, मैरियन फूड चेन। मिस रिवर्स ने मन ही मन बुदबुदाया। वो उन दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। वो जानती है कि ये दोनों बड़े गुट थे, लेकिन दोनों ही नए थे और अभी अभी जागे थे। वे उनसे कैसे जुड़ सकते थे? विंसेंट की बातों से फिर से उसे एहसास हुआ कि उसका एल्डर से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इसलिए उसने पूछा, तुमने किसी एल्डर के बारे में बात की थी? क्या वे मदद करेंगे? फिर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। अगर तुम दोनों गुट सचमुच इस मामले में दखल दें तो सिर्फ मॉन्स्टर हंटिंग ट्रिप ही नहीं, तुम दोनों आसानी से क्लास A1 में पहुंच सकते हो। ये दोनों गुट विशालकाय थे। इनकी मदद से ये अपनी सारी मुश्किलें आसानी से सुलझा सकते थे। वो शर्मिंदा है। विंसेंट की योजना सुनकर उसकी योजना नाकाम होती दिख रही है। अब उसे उम्मीद है कि विंसेंट अपने गुट को दखल देने के लिए मना लेगा। अगर किसी गुट ने दखल देने का फैसला भी कर लिया तो खेल पलट जाएगा। लुकास ब्रैड ने भी सुनने के लिए अपना ध्यान विंसेंट की ओर लगाया। मैं उसे स्पेशल क्लास की भर्ती के बारे में नहीं बता सकती। मैंने सिर हिलाया और कहा, एल्डर येलो रिवर अकादमी के प्रतिनिधि हैं। वे जरूर मदद करेंगे। वे उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझसे मिले थे। वापस जाने से पहले उन्होंने मुझे किसी भी मदद के लिए अपना संपर्क विवरण दिया था। इसलिए मैंने उनसे पूछने का फैसला किया। हाल के दिनों में पहली बार सुश्री रिवर्स के चेहरे पर चमक आ गई। किसी को अपना संपर्क विवरण देना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब यह किसी जादूगर द्वारा किया गया हो। येलो रिवर अकादमी की प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें लगता है कि एल्डर कोई उच्च स्तरीय जादूगर ही होगा। आखिरकार उसे कुछ उम्मीद नजर आई। विंसेंट, तो तुम्हें उससे संपर्क करना ही होगा। उसकी मदद से न सिर्फ तुम दोनों की स्थिति बदलेगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को भी मदद मिलेगी। मिस रिवर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, लुकास ने टिप्पणी की, कक्षा अध्यापक, मैं मैरियन फूड चेन से भी मदद मांगूंगा। सुश्री रिवर्स ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैरियन फूड चेन भी बहुत बड़ी है। मैं भी उनकी मदद की उम्मीद कर रही हूं। यह सुनकर लुकास खुशी से मुस्कुराया। मैंने उसके हाव भाव देखकर अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो मिस रिवर्स, मैं एल्डर को जरूर मना लूंगा। यह कहकर हम दोनों उसके केबिन से बाहर निकल गए। जब उनमें से दो केबिन से बाहर निकल गए तो मिस रिवर्स का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वो सचमुच स्कूल प्रबंधन के हाव भाव देखना चाहती थी। जब दोनों दिग्गज स्पष्टीकरण मांगते हैं, मैक परिप्रेक्ष्य से, स्कूल छोड़ने के बाद फैटी और मैं दोनों अलग हो गए। बाहर आने से पहले मैंने उसे जोर देकर कहा कि वो जितना हो सके जरूरी मदद ले। अगर दो बड़े गुट एक साथ आ जाएं, तो रोकथाम ज्यादा कारगर होगी। भविष्य में स्कूल प्रबंधन ऐसी स्थिति में बदलाव करने से पहले 2 बार सोचेगा। सड़क पर चलते हुए मुझे खुद को खुशकिस्मत महसूस हुआ कि मुझे मिस्टर जॉन मेयर्स का संपर्क विवरण मिल गया। वे लेवल 5 के अग्नि जादूगर हैं। अब तक उनके अलावा मुझे कोई लेवल 5 का जादूगर नहीं मिला था। इस स्कूल में भी मैंने लेवल 5 के जादूगर के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना था। इसलिए ये एक दुर्लभ अस्तित्व है। इसीलिए मुझे उनसे उम्मीदें हैं। अगर मिस्टर जॉन मेयर्स मान जाते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सीधे तौर पर कोई कदम उठाएंगे।
मैंने पिताजी से सुना है कि लेवल 5 के जादूगर विभिन्न गुटों में महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, इसलिए मुझे उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की उम्मीद नहीं है। येलो रिवर अकादमी से कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को मदद के लिए भेजना ही काफी है। मैं उसे खाने के बाद फोन करूंगा। घर की ओर चलते हुए मैंने धीरे से कहा, कक्षा A1 के उन 4 छात्रों की बात करें तो लगता है उनकी किस्मत बहुत तेज है। फिलहाल मेरा ध्यान इसी योजना पर है। अगर भविष्य में कोई मौका मिला तो मैं जरूर उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भविष्य के बारे में सोचते हुए मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि विंसेंट का घर यहां से पैदल चलने लायक दूरी पर है। पैदल जाने में ठीक 15 मिनट लगते हैं और विंसेंट के घर का रास्ता सीधा नहीं है। उसे घर पहुंचने के लिए कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां से 3 सड़क दूर मार्कस एगर, स्तर 1 चाकू जादूगर, वो विंसेंट कैरी को मारने के लिए तैयार है। वो 1 घंटे पहले इस गली के कोने पर आया था। यहां आने से पहले उसने विंसेंट कैरी के घर का मुआयना कर लिया था। लिटिल स्टार हाई गेट स्कूल से विंसेंट कैरी के घर तक कई रास्ते थे। ये जांचने के बाद बुजुर्ग मार्कस एगर ने सबसे छोटा रास्ता चुना। उन्होंने विंसेंट कैरी के बारे में खुफिया रिपोर्टें पढ़ी थी, जिनसे यह भी पता चलता है कि विंसेंट कैरी इसी छोटे रास्ते से पैदल चलते थे और अपने घर पहुंचने के लिए शायद ही कभी दूसरे रास्ते चुनते थे। इसके अलावा यह छोटा रास्ता हत्या के लिए सबसे मुमकिन जगह साबित होता है। बूढ़े आदमी को जब एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अभी वो बूढ़ा भेष बदलकर कोने पर खड़ा है और उसके पास से गुजरने वाले लोग उसे भिखारी समझते हैं। सड़क पर बूढ़े भिखारियों को देखना आम बात है, इसलिए उन्हें उस बूढ़े पर शक नहीं होता। अधिकारी तब तक आंखें मूंद लेते हैं जब तक कि वे कोई गड़बड़ी न फैलाएं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कमजोर सा दिखने वाला बूढ़ा भिखारी भेष में एक कुख्यात बदमाश जादूगर है। इसकी वजह यह है कि उसका भेष बेदाग है। बूढ़े मार्कस के घर के दोनों ओर 2 महंगी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें थी। इतनी आलीशान दुकान होने के कारण यहां ज्यादा लोग सामान खरीदते नजर नहीं आते। फिलहाल दोनों दुकानें वीरान सी लगती हैं। अंदर काम करने वाले लोग शायद ही बाहर हो रहे किसी बदलाव पर ध्यान देते हों। चूंकि उनकी गली में हिंसा का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए उनकी मानसिकता अभी सतर्कता के प्रति उदासीन है। दुर्भाग्य से दोनों दुकानों के सुरक्षा कैमरों की क्षमता ज्यादा दूर तक नहीं है, इसलिए गली का कोना सुरक्षा कैमरों के लिए ब्लाइंड स्पॉट बन गया। शीर्ष 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स, जिन्हें हर DD+ महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तभी बूढ़े मार्कस ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। समय देखकर वो हंसा। अरे यार, देर मत करना, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत काम है। उसने मास्टर किलियन से पूछने के लिए जरूरी चीजों की एक सूची पहले ही बना ली थी। हालांकि एक स्टार मिशन के लिए सामान्य कार्य पुरस्कार इतने लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन इसके बजाय उसे मास्टर किलियन से एक वादा मिला। चूंकि मास्टर जोर देकर कहते हैं कि यह मिशन उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर मैं बिना किसी गड़बड़ी के मिशन पूरा कर लूं तो वे खुश होंगे। बूढ़ा मार्कस धीरे धीरे कल्पनाएं कर रहा है। इस समय विंसेंट दूसरी क्रॉस स्ट्रीट पर पहुंच गया, जो हत्यारे से एक स्ट्रीट दूर थी। अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैंने उलझन में अपनी कंपटी पर हाथ फेरा। मेरी हर योजना ठीक चल रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? ऐसा एहसास होते ही मैंने अपनी गति धीमी कर दी। मैंने इधर उधर देखा कि कोई रेस्टोरेंट तो नहीं चल रहा। किराने की दुकानों के अलावा यहां खाने पीने की कोई दुकान नहीं थी। निराश होकर मैं वहां से चला गया। बुरी भावनाओं को दूर भगाने का एक उपाय है पेट भर खाना। अगर मैं अपनी पसंदीदा डिश खा लूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भावना मेरे आसपास भी रहेगी। खाने के बारे में सोचते हुए मेरी मुस्कान खिल गई। ठीक है, मैं मम्मी से कहूंगी कि मेरे लिए कुछ बना दे। मैंने मन ही मन सोचा और घर पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी।
बूढ़ा मार्कस अपने पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को घूरता है, लेकिन उसके कामों को लोगों ने तिरस्कार से देखा। फिर भी उनमें से कोई भी लोगों का सामना करने नहीं गया। ये संयोग है या कुछ और, बूढ़े को अभी तक किसी जादूगर से मिलना बाकी है। ये गली मैजिक स्कूल के पास स्थित है, इसलिए छात्रों का अपने जादूगर माता पिता के साथ कभी कभी टहलना आम बात है। लेकिन बूढ़ा मार्कस हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। एक स्तर एक जादूगर होने के नाते वो लगभग मध्य या उच्च स्तर के जादूगरों जैसा ही है। इसके अलावा बूढ़ा आदमी सतर्क भी रहता है। वो अपने शरीर में होने वाले मान के उतार चढ़ाव को उजागर होने से बचाता है, इसलिए वो एक आदर्श हत्या का माहौल बनाने में सफल रहता है। 5 मिनट बाद बूढ़ा मार्कस धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विंसेंट कैरी भी तेजी से यहां आ रहा है। इस समय विंसेंट कैरी का मन तरह तरह के व्यंजनों में डूबा हुआ था। अचानक बूढ़े आदमी मार्कस ने एक छाया को धीरे धीरे यहां आते देखा। वो व्यक्ति युवा लग रहा है। उसने नीली वर्दी पहनी हुई है और उसकी छाती पर स्कूल का एक विशेष बैज लगा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि विंसेंट कैरी है। बूढ़ा मार्कस बुरी तरह मुस्कुराया। ये पुष्टि करने के बाद कि वो व्यक्ति ही शिकार है, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि निशाना चूक न जाए, उसने आसपास का निरीक्षण किया। फिर उसने एक बार फिर विंसेंट की ओर देखा कि क्या वो अकेला आ रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है। ये पुष्टि करने के बाद कि वो अकेला है, बूढ़े के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। विंसेंट के आसपास ही नहीं, यहां का माहौल भी ठंडा है। इस समय कोई पैदल यात्री भी नहीं चल रहा है। बूढ़े मार्कस के पास बस कुछ ही सेकंड थे ताकि वो अपना काम बखूबी कर सके। यदि वो कुछ और सेकंड बर्बाद करेगा तो लोगों के आने की संभावना और बढ़ जाएगी। ये समझकर कि बूढ़े आदमी ने निर्णय ले लिया है, उसने अपना टेढ़ा आसन सीधा किया। जादुई चाकू। जैसे ही वो धीरे धीरे जादू करता है, उसके हाथों में एक काला चाकू प्रकट होता है। एक अनुभवी सैनिक की तरह वो चाकू को अपनी आस्तीन में एक गुप्त हथियार की तरह छिपा लेता है। जैसे जैसे विंसेंट कदम दर कदम यहां पहुंच रहा है, बूढ़ा आदमी अपने हृदय को देखता है। हृदय मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जादूगरों के लिए हृदय और भी महत्वपूर्ण है। ये मन कोर का स्थान है। मन कोर को कोई भी क्षति जादूगर को अपंग बना देगी और उसका जादूगर पथ काट देगी। सबसे बुरी स्थिति में ये मौत का कारण भी बन सकता है। भले ही बूढ़ा आदमी तुरंत मारने का कोई भी मौका चूक जाए, बशर्ते वो उसके मन कोर को नुकसान पहुंचाए। तब विंसेंट अपंग हो जाएगा और नतीजा उसे मारने जैसा ही होगा। मरे हुए सांप को पीटने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। आखिरकार विंसेंट उसके कुछ मीटर और करीब पहुंच जाता है। बूढ़े की आंखों में एक निर्दयी ठंडी चमक चमक उठती है। दूसरी ओर विंसेंट कैरी, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, अंततः जाग उठता है। ये मेरी इंद्रियां अचानक चौंक उठीं। बुरी भावना आखिरकार साकार हो ही गई। मेरी इंद्रियां मुझ पर चिल्लाने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि यही एक बुरी भावना का स्रोत है। डिंग। मेजबान ने शत्रुतापूर्ण माहौल में कदम रखा। डिंग। दुश्मन का पता चला है। स्थिति पैनल। गुट का नाम जहरीला खंजर। दुश्मन का नाम मार्कस एगर। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अगर सोने से पहले 1 किलो वजन तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। इक्वल्स टू एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल। जादुई शक्ति जादुई चाकू। जादूगर स्तर स्तर 1 सीमक। प्रतिभा निचला तल। रंग हल्का पीला। शक्ति 60। गति 52। सहन शक्ति 47। जीवन शक्ति 54। बुद्धिमत्ता 20। आत्मा शक्ति 30। संविधान 39। मन शक्ति -45। कोर स्थिति 85%। मंत्र 2। 1 हार्ड किल 2 फ्लैश कट। मानसिक विधि
अपूर्ण टूटे चाकू विधि। अचानक मेरे सामने स्टेटस पैनल उभरता देख मुझे इस अबेकस का एहसास हुआ। पिछली बार स्टेटस पैनल अचानक तब उभर आया था जब ब्रूस स्पियर ने मुझ पर पहला निशाना साधा था। उस पुरानी घटना को याद करते हुए मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर कदम बढ़ाया। पीछे हटते हुए मुझे हत्यारे की एक झलक दिखी। यहां मेरे आसपास सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बूढ़ा भिखारी। उसकी शक्ल देखकर मेरी भौहें तंग गई। लेकिन मुझे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। ये आदमी तो भूत है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। स्टेटस पैनल पर नजर डालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सीधे टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। जहर खंजर का दुश्मन। मुझे तुरंत कैप्टन टायलर का ख्याल आया। अरे, मैं तो बस एक पार्ट टाइमर हूं। उसी पल मैंने भीड़ भाड़ वाले इलाके की ओर भागने का फैसला कर लिया। बच्चे को पीछे की ओर बढ़ता देख बूढ़ा आदमी अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो विंसेंट कैरी के सामने आ गया। दिल को मार डालो। उसने अपनी आस्तीन से चाकू निकाला और उसके दिल पर वार किया। चाकू की नोक विंसेंट के दिल के पास पहुंची। अचानक विंसेंट एक जादू करता है, गुरुत्वाकर्षण धक्का। जब मंत्र का जाप हुआ तो उसके चारों ओर का वातावरण सघन हो गया। विंसेंट के शरीर से एक भयानक गुरुत्वाकर्षण बल निकला। उसी क्षण बूढ़े मार्कस ने इस हमले का सीधा प्रहार झेला। जैसे ही बूढ़ा आदमी उसके बहुत करीब पहुंचा, विंसेंट से निकला हल्के भूरे रंग का गुरुत्वाकर्षण बल 500 किलोग्राम के पूरे बल के साथ उस पर टूट पड़ा। क्या? बूढ़े आदमी के मुंह से अविश्वास से खून की धार फूट पड़ी। वो टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और जोरदार टक्कर से उसके शरीर की कई हड्डियां चटकने लगी। दर्द महसूस करते हुए बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा डर गया। नहीं, ये नामुमकिन है। बुदबुदाते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े को खुद पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी ताकत से 600 किलो का दबाव डाल सकता है। इसलिए विंसेंट जैसे नौसिखिए जादूगर का सामना करने में उसे कोई झिझक नहीं रहती। उसने पूरी ताकत से विंसेंट के दिल पर वार किया, लेकिन नतीजा बहुत ही भयानक था। बूढ़े को लगा जैसे उस पर 300 किलो से भी ज्यादा जोर का वार हुआ हो। जमीन पर लेटे लेटे ही बूढ़े को चक्कर आने लगा। दर्द से उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, वो गिर पड़ा। ऊपर से उस पर एक और भयानक बल लागू हुआ। फ्यूचर एड्स, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। जैसे ही उसके शरीर पर 500 किलोग्राम का भयानक दबाव पड़ा, वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टूटी हुई हड्डियां और भी दबाव में चूर हो गई। वो दर्द से चीखा। परिणाम स्वरूप वो वही बेहोश हो गया। मैगपो से तो उसकी ताकत मेरे गुरुत्वाकर्षण दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं है। मैंने उसके कुचले हुए शरीर को देखते हुए बुदबुदाया। क्या करें? मैंने आसपास का माहौल देखते हुए बुदबुदाया। मुझे अपनी पोल खुलने की चिंता नहीं है। चूंकि मैं पुलिस विभाग का हिस्सा हूं, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं उसे अधिकारियों को सौंप दूं। उस बूढ़े को बेहोश देखकर मुझे उसे और पीटने की जरूरत नहीं है। अभी उसे न मार पाना अफसोस की बात है। उसे मारने से मुझे कुछ खास हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसे विभाग को सौंप दूं, तो कैप्टन टायलर मुझे जरूर इनाम देंगे। ये आदमी खास तौर पर पॉइजन डैगर से है, इसलिए उसकी जानकारी जरूर कीमती होगी। पुलिस अधिकारियों को फोन करने से पहले मैंने उसकी उंगली से उसकी अंगूठी निकाली और उसके सामान की जांच की कि कहीं उसके शरीर में कोई कीमती सामान तो नहीं बचा है। मैं उसका शरीर देखकर दंग रह गया। ये बूढ़ा आदमी सचमुच अपने काम को गंभीरता से लेता था। अगर सिस्टम न होता तो मुझे उस पर हत्यारा होने का शक ही न होता। बूढ़ा आदमी भिखारी के रोल में बिल्कुल सही था। उसका स्वाभाविक चेहरा भी बेघर के रूप में जंच रहा था। इससे पहले 2 गुरुत्वाकर्षण मंत्रों ने कुछ हलचल मचाई। 2 दुकानों के लोग बाहर आकर देखने लगे, लेकिन जमीन पर पड़े बूढ़े भिखारी को देखकर
उनके मन में बस एक ही ख्याल आया कि वो मर गया है। वे बूढ़े भिखारी के पास विंसेंट को भी पहचान लेते हैं, लेकिन उसकी मैजिक स्कूल की जर्सी देखकर वे और भी हिचकिचा जाते हैं। चूंकि वे इंसान हैं, इसलिए कोई भी जादूगर से पंगा नहीं लेना चाहता, चाहे वो कोई नौसिखिया जादूगर ही क्यों न हो। लेकिन कुछ राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और सीधे अधिकारियों को घटना की सूचना दी। मैंने देखा कि लोग सड़क पर इकट्ठा होने लगे हैं, लेकिन वे मेरे करीब आने से डर रहे हैं। मैं उनकी नजरों से बेपरवाह रहा। मैंने कंट्रोल रूम को फोन करके उन्हें पूरी बात बताई। मैंने अपनी पहचान छिपाई। उन्हें स्कूल स्टूडेंट होने की जानकारी देने के बजाय मैंने उन्हें अपना पार्ट टाइमर आईडी बताया। इससे उन्हें मुझे पहचानना आसान हो जाएगा। उन्हें रिपोर्ट करने के बाद मैंने उनका इंतजार नहीं किया और कैप्टन टायलर से संपर्क करने का फैसला किया। मुझे पता है कि आसपास के अधिकारियों को यहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। मैंने खास तौर पर लेवल 2 के जादूगर के लिए कहा था। अगर बूढ़ा आदमी बगावत भी करे तो लेवल 2 के जादूगर के सामने टिक नहीं पाएगा। जब कॉल तुरंत कैप्टन टायलर से कनेक्ट हुई तो मैं हैरान रह गया। विंसेंट, क्या बात है? मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे शक की वजह से कॉल नहीं किया होगा। कॉल के दूसरी तरफ कैप्टन टायलर को लगा कि विंसेंट को काम को लेकर कुछ शक है। उनकी बातें सुनकर मैं व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और जवाब दिया, कैप्टन टायलर, मुझ पर एक जहरीले खंजर हत्यारे ने हमला किया है। क्या? कैप्टन टायलर अविश्वास से चिल्लाया। एक पल के लिए वो अवाक रह गया। अभी वे ब्लूविंग होटल पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर विंसेंट कैरी पर उसी गुट के बदमाशों ने हमला कर दिया। एक अनुभवी जादूगर होने के नाते उसने जल्दी से अपने विचारों को संभाला और पूछा, क्या तुम ठीक हो? अगर विंसेंट को कुछ हो गया तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये सोचकर उसकी रीढ़ में फिर से एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैं ठीक हूं कैप्टन, मैं बस भाग्यशाली था, मैंने कहा। कैप्टन टायलर ने राहत की सांस ली। तो फिर मुझे स्थिति के बारे में संक्षेप में बताइए, उन्होंने जल्दी से वापस पूछा। उनके बगल में बाकी टीम के साथी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर उनके दिल में एक बुरा पूर्वाभास जाग उठा। ये देखकर कि वो हालात के बारे में जानना चाहता है, मैं समझ गया कि उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा कि मैं जिंदा हूं। फिर सिर हिलाते हुए मैं धीरे धीरे उसे हालात समझाना शुरू करता हूं। पहले तो कैप्टन टायलर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें चिंता थी कि कहीं कोई खुफिया चूक तो नहीं हुई। अचानक विंसेंट को निशाना कैसे बनाया गया? वो तो बस एक स्कूली छात्र है। क्या इसकी वजह उसकी पार्ट टाइम नौकरी है? विंसेंट की बात सुनते हुए उनके मन में कई सवाल उठे। लेकिन जब विंसेंट ने उसे बूढ़े आदमी के अंत के बारे में बताया तो कैप्टन टायलर कांप उठे। उन्होंने जवाब दिया, लगता है तुम्हारे सबटैबू जादू ने तुम्हारी जान बचाई। शुरुआती दौर में भी तुम्हारा जादू लेवल 1 के दिग्गजों को टक्कर दे सकता है। ये वाकई भयानक है। विंसेंट की बात सुनकर कैप्टन टायलर को थोड़ी ईर्ष्या हुई। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुमने उसे न मारकर अच्छा किया। हमें उससे जितनी भी जानकारी चाहिए। मैं उसे हमारे मुख्यालय कक्ष में स्थानांतरित करने के लिए फोन करूंगा। वो खुश है कि जहर खंजर मिशन में एक सफलता मिलने वाली है। सुंदरता की पुनर्कल्पना, आधुनिक आभूषणों की सुंदरता की खोज करें। इक्वल्स टू एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अपने प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। धन्यवाद कप्तान, मैंने कहा। कैप्टन टायलर ने इसके साथ ही कॉल समाप्त कर दी। फिर मैंने पुष्टि के लिए उस बूढ़े आदमी के शरीर पर नजर डाली। वो इतना बूढ़ा है कि उसके शरीर पर चोट नहीं लगी, लेकिन खुशकिस्मती से बस कुछ हड्डियां टूटी है। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि कुछ लोग मेरी तस्वीरें ले रहे थे। मैंने भौहें चढ़ाई, लेकिन उनका विरोध नहीं किया।
थोड़ी ऊपर करके सोचने लगा, अगर स्कूल प्रबंधन को पता चल गया तो वे क्या करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह देखने लायक होगा। बहुत संभावना है कि वे मुझे तुरंत क्लास A1 में ट्रांसफर कर देंगे और मुझे मिस्टर जॉन मेयर से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने सिर हिलाया, 1 से 2 योजनाएं बेहतर होती है। देखते हैं कौन सी कारगर होती है। समय आगे बढ़ता है। 20 मिनट बाद 7 लोगों की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। वे पुलिस विभाग द्वारा भेजे गए जादूगर थे। लेवल 2 फायर मैज लॉरेंस ग्लेजर तुरंत विंसेंट के पास पहुंचे। उनके साथ लेवल 2 हीलिंग मैज एमिलियो रीडल भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैंने लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा। उनके हरे रंग के जादूगरी वस्त्र देखकर मुझे एहसास हुआ कि वे पुलिस विभाग से हैं। अधेड़ उम्र का अधिकारी लॉरेंस ग्लेजर सबसे पहले एक बेहोश बूढ़े व्यक्ति के शरीर को देखता है। उसकी हालत जांचने के बाद वो अपने सहायक एमिलियो को इशारा करता है कि वो बूढ़े मार्कस एगर को उठा ले। मिस्टर एमिलियो अविश्वास से विंसेंट को देखते हैं। स्कूल के छात्र इतने डरावने कब हो गए? उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर बॉस लॉरेंस की बातें सुनकर वे बूढ़े मार्कस को उठाने के लिए आगे बढ़े। बूढ़ा तो सिर्फ एक जादूगर है। उसका शरीर लेवल 2 जादूगर आसानी से उठा सकता है। उसे ले जाने से पहले वो उसके हाथों में जादुई हथकड़ी डालता है और फिर बूढ़े आदमी पर स्तर 2 का उपचार मंत्र डालता है। फिर मिस्टर लॉरेंस विंसेंट की ओर मुड़े, आप विंसेंट कैरी होंगे। क्या मैं सही हूं? उसकी बातें सुनकर मैंने जवाब में सिर हिलाया। मिस्टर लॉरेंस ने विंसेंट को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, हालांकि यह देखकर वाकई हैरानी हुई, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमें कैप्टन टायलर का फोन आ चुका है, इसलिए हम उसे हेडक्वार्टर की कोठरी में ले जाने की योजना बना रहे हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समाज के इस दुष्ट व्यक्ति को रोकना मेरा कर्तव्य है। उसकी बातों ने दोनों को चौंका दिया। क्या वो बस एक पार्ट टाइमर नहीं है? मिस्टर लॉरेंस ने मन ही मन कहा, फिर वो एक आम स्कूली छात्र की तरह बात क्यों नहीं करता? विंसेंट की बातों के बारे में सोचकर मिस्टर लॉरेंस व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। फिर मिस्टर लॉरेंस ने विंसेंट को अलविदा कहा और पकड़े गए बूढ़े आदमी मार्कस के साथ चले गए। एमसी परिप्रेक्ष्य से उन दोनों लोगों को अपनी टीम के साथ जाते देख मैंने आखिरकार अपने लटके हुए दिल को ढीला छोड़ दिया। शुरू से आखिर तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मुझे पता है कि यह कैप्टन टायलर का काम है, वरना ये पुलिस वाले मुझे आसानी से नहीं छोड़ते। अपने चारों ओर लोगों की निगाहें देखकर मैं वहां और नहीं खड़ा रहा और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन विंसेंट को इस बात का पता नहीं है कि इस छोटे से टकराव ने गति पकड़ ली है और स्थानीय समाचारों में प्रसारित होना शुरू हो गया है। कुछ मिनट पहले विंसेंट कैरी का घर। संयोगवश ब्रैड कैरी इस समय अपने बड़े बेटे ब्रायन से बातचीत कर रहे हैं। ब्रायन कैरी को घर लौटे 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक विंसेंट का कोई पता नहीं चला है। ब्रायन इन दिनों विंसेंट से थोड़ा असंतुष्ट है, इसलिए उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा। ब्रायन सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। एक समय था जब विंसेंट बहुत ही आलसी हुआ करता था, लेकिन अब उसके व्यवहार में 180 डिग्री का बदलाव आ गया है। ब्रायन ने मन ही मन सोचा, इस कारण वो इन दिनों अपने भाई के रवैये से अभ्यस्त नहीं हो सका। दूसरी ओर उसके पिता ब्रैड कैरी ने ब्रायन के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया। वे दोनों अभी अच्छी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक वो चुप हो गया। ब्रैड का चेहरा गंभीर हो गया। वो अपने बेटे की परेशानी के बारे में तुरंत जानना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, ब्रायन, कोई दिक्कत है क्या? अपने पिता की आवाज सुनकर ब्रायन को होश आया। नहीं, मैं ठीक हूं पिताजी, सब कुछ बढ़िया है। सिर हिलाकर वो अपने शब्दों से तुरंत अपने पिता के दावे का खंडन करता है, लेकिन ब्रैड को यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन था कि ब्रायन के विरोधाभासी हावभाव में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक उसे एक बात याद आई।
कल उसकी पत्नी ने विंसेंट के अजीब व्यवहार के बारे में बात की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स, और उनकी बातचीत ज्यादातर क्लाउडिया जिम के इर्द गिर्द ही रही। उनकी पत्नी को लगता है कि ब्रायन को विंसेंट कैरी जितना मौका नहीं मिला, इसलिए ब्रायन की इस बारे में कोई राय नहीं थी। जिस अवसर की वे बात कर रहे थे वो क्लाउडिया जिम है। ब्रायन को अपने स्कूल के दिनों में क्लाउडिया जिम जाने का मौका नहीं मिला था। इस वजह से उसकी प्रगति अपने अमीर साथियों की तुलना में धीमी रही। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार उस समय ब्रायन को कुछ पैसे नहीं दे पा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रायन को इस बात का पछतावा है। अब उनकी पदोन्नति के कारण उनके परिवार की स्थिति काफी बेहतर हो गई है। उन्होंने विंसेंट को अभ्यास के लिए कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने ब्रायन से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ब्रायन ने इसकी कोई शिकायत नहीं की, फिर भी वो उसके हाव भाव समझ सकता था। ब्रायन बीच बीच में दरवाजों पर नजर डालता है। ब्रैड कैरी ने एक लंबी आह भरी, फिर अपनी पीठ सीधी की और ब्रायन से कहा, क्या तुम इस समय विंसेंट के बारे में सोच रहे हो? इस अचानक प्रश्न ने ब्रायन को चौंका दिया। अपने पिता की नजर पड़ते ही ब्रायन घबरा गया और तुरंत अपने सोफे पर बिना क्रॉस के भगवान की तरह बैठ गया। ब्रायन को अब भी लग रहा है कि उसके पिता उसकी हर बात समझ गए हैं। बातचीत शुरू करने के लिए उन्होंने कहा, खांसी, मैं तो बस विंसेंट के बारे में सोच रहा था। वो इन दिनों अक्सर बाहर जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रैड के जवाब पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। ब्रायन ने अपने पहले के अनुमान के अनुसार जवाब दिया। ब्रैड ने पूछा, क्या आपको विंसेंट के क्लाउडिया जिम जाने से कोई आपत्ति नहीं है? क्लाउडिया जिम? ब्रायन आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी मां ने पापा से इस बारे में पहले ही बात कर ली है। आज उसकी मां की नाइट शिफ्ट है, इसलिए आज उसे बचाने वाला कोई नहीं है। इस समय इस बातचीत को कोई नहीं रोक सकता था। चूंकि उसके पिता ने ही ये विषय उठाया था, वो बस उन्हें अपनी शंकाएं बता सकता था। ब्रायन ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, मुझे पता है, उनके पास एक अर्थ ग्रेड विधि है, इसलिए वो मैना प्रशिक्षण कक्ष के तहत प्रशिक्षण के दौरान अभ्यास में अधिकांश अवसर का उपयोग कर सकते हैं। ब्रैड ने प्रशंसा भरी आंखों से सिर हिलाया। वो ब्रायन से संतुष्ट है कि कम से कम वो समस्या की जड़ को समझ तो रहा है। फिर उसे अभी इस बारे में संदेह क्यों है? इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, ब्रायन ने कहा, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें कोई प्रगति हो रही है या नहीं? वो जागने के बाद से वैसा ही दिखता है, और क्लाउडिया जिम में अभ्यास करना बहुत महंगा है। मुझे बस उम्मीद है कि वो आप पर और मां पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। अपने बेटे की चिंता सुनकर ब्रैड कैरी ने राहत की सांस ली। तो वो हमारे बारे में चिंतित है, ब्रैड कैरी ने मन ही मन कहा। पहले तो वो सोच रहा था कि ब्रायन की समस्या का समाधान कैसे करें, लेकिन अभी उसका स्पष्ट उत्तर सुनकर सब कुछ फीका पड़ गया। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। ब्रायन के जवाब पर वापस आते हुए उसे भी विंसेंट की वर्तमान गतिविधियों के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो ब्रायन को इसके बारे में नहीं बता सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं उससे घर वापस आने के बाद पूछूंगा, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अर्थ ग्रेड मेथड और मिडिल ग्रेड टैलेंट का मेल जरूर काम करेगा। ब्रायन ने अपने पिता की बात पर सिर हिलाया। चूंकि उसके पिता विंसेंट से इस बारे में पूछने वाले हैं, इसलिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विंसेंट के घर वापस आने पर उन्हें पता चल जाएगा। चलो कुछ समाचार देखते हैं। ब्रैड अपने बेटे को होलोग्राफिक स्क्रीन चालू करने का इशारा करता है। ब्रायन ने सिर हिलाया और अपनी संचार घड़ी पर टैप किया। अगले ही पल उनकी मेज पर रखे एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक रूनिक गोलाकार उपकरण से उसके ऊपर एक विस्तृत होलोग्राफिक प्रक्षेपण प्रकट होता है। उनके लिए इस होलोग्राफिक प्रक्षेपण का उपयोग जहां चाहें करना बहुत सुविधाजनक है। इसके लिए उन्हें बस एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक रूनिक उपकरण साथ रखना होगा। जल्द ही विभिन्न समाचार अपडेट और लाइव स्ट्रीमिंग का प्रसारण शुरू किया जाएगा।
ये देखकर कि ब्रायन स्थानीय समाचारों के लिए टैप करता है। वे परिवार के रूप में स्थानीय समाचार देखा करते थे। अचानक एक स्थानीय लाइव समाचार प्रक्षेपण शुरू हो गया। ये देखकर पिता और पुत्र दोनों आराम से अपने सोफे पर बैठ गए और देखने लगे। सरकारी मुद्दों पर स्थानीय समाचार प्रसारित किए जा रहे थे। इसके बाद जादूगरों की हस्तियों और लगातार राक्षसों के भागने की खबरें प्रसारित की जा रही थी। अन्य विषयों पर भी समाचार लगातार प्रसारित किए जा रहे थे। समय आगे बढ़ता है। पिता और पुत्र दोनों अपनी बातचीत जारी रखते रहे। तभी अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज ने उनकी नजरें खींच ली। लाइव स्ट्रीम में एक स्कूली छात्र घायल व्यक्ति के पास खड़ा है। पिताजी, ये जगह हमारे घर के बिल्कुल पास है। शीर्षक देखकर ब्रायन अचानक बोला। उसके पिता ब्रैड अचानक सोफे से उठ खड़े होते हैं और अचानक दबाव महसूस करते हैं। उनकी इस अचानक हरकत ने उन्हें चौंका दिया। ब्रायन अपने पिता के दबाव से घबरा गया। उसने पाया कि उसके पिता स्क्रीन को गौर से देख रहे थे। जल्द ही ब्रायन ने भी उनकी निगाहों का पीछा किया। प्रक्षेपण में स्कूल के छात्र की उपस्थिति को रिपोर्टर द्वारा अचानक जूम इन किया जाता है। छवि को देखकर ब्रायन की पुतलियां सिकुड़ गई। विंसेंट, उसने अविश्वास में कहा। क्या हो रहा है? फादर ब्रैड ने उलझन में कहा। अपने बेटे को प्रोजेक्शन पर देखकर ब्रैड का दिमाग खाली हो गया। अनजाने में ही उसने अपने शरीर से अधिक दबाव हटा लिया। आसपास की कुर्सियां और मेजें उड़ गई। अचानक दबाव से सोफा भी पलट गया। टक्कर के कारण ब्रायन लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। पापा, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। ब्रैड ने अपनी नजर प्रोजेक्शन से हटा ली और ब्रायन की ओर देखा। यह महसूस करते हुए कि उसने दबाव कम कर दिया है, ब्रैड ने तुरंत खुद को संभाला। माहौल फिर से सामान्य हो गया। ओह, ब्रायन ने राहत की सांस ली। उसने समय पर अपना पृथ्वी तत्व जादू सक्रिय कर दिया और जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया, वरना वो दीवार से टकरा जाता। फिर भी अपने पिता के दबाव के कारण उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। तभी उसे उस प्रक्षेपण के बारे में ख्याल आया जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रूनिक डिस्क सीधे प्रभाव में कुचल गई थी। ये समझकर उसने तुरंत अपनी संचार घड़ी में उस स्थान को देखा। ब्रायन, रूनिक डिस्क कहाँ है? फादर ब्रैड कैरी ने पीछे से आवाज लगाई। ब्रायन ने अपनी घड़ी पर थपथपाया। इस बार एक छोटा सा उभार घड़ी के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया। वो सीधे संचार घड़ी तक पहुंच गया। पिताजी, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ये विंसेंट है? ब्रायन ने अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि स्थानीय साइटों पर विंसेंट का नाम कहीं नहीं था, सिवाय इसके कि उसे एक स्कूली छात्र बताया गया था। ब्रैड कैरी ने इनकार में अपना सिर हिलाया। चलो इसे फिर से देखते हैं, मैं इसके बारे में बहुत उलझन में हूं। ब्रायन ने सिर हिलाया और स्थानीय समाचार साइट पर टैप किया। जल्द ही उन्होंने उसे फिर से देखा और इस बार कुछ बदलाव थे। मैजिक स्कूल के छात्र से 7 पुलिस अधिकारी मिलने आए। उनमें से 2 अधिकारी उस बच्चे के पास गए। पिताजी, ये लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल की जर्सी है। ब्रायन ने फिर आश्चर्य से पुकारा। अभी तो उसे शक ही नहीं हुआ। वो व्यक्ति तो जाहिर है उसका छोटा भाई है। वो वहां क्या कर रहा है? वो घबराकर देखने लगा। फादर ब्रैड कैरी की नजर प्रोजेक्शन पर टिकी थी। उन्हें भी एहसास हुआ कि स्कूली बच्चा असल में उनका बेटा विंसेंट है। उन्होंने देखा कि एक अधिकारी कुछ कहने लगा, लेकिन रिपोर्टर थोड़ी दूर था, इसलिए वो उनकी बातचीत रिकॉर्ड नहीं कर सका। विंसेंट ने जवाब में सिर हिलाया। दूसरा अधिकारी नीचे झुका और घायल व्यक्ति का इलाज करने लगा। प्रोजेक्शन पर लिखे पाठ को देखकर ब्रायन जोर से पढ़ता है। घायल व्यक्ति एक बूढ़ा भिखारी है।